एक परिवार का और ख़ास चेहरा है सौरभ बहुगुणा। यहाँ चूँकि आपका पूरा हुलिया नेता वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि आपने अपनी सही तैयारी की है। जैसा कि आपको मेरी पत्नी बता चुकी हैं, सुमिता जी मेरी पत्नी है, कि पिछले हम 11 तारीख से यहाँ पर आए हुए हैं और गांव-गांव घूमे हैं, सितारगंज मार्केट पूरा घूमे हैं, शक्ति फार्म घूमे हैं, रतन फार्म घूमे हैं। तो कठिनाइयाँ यहाँ पे बहुत हैं। एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, 15-20 साल से क्षेत्र कोई विकास हुआ नहीं। तो हम जिसके पास भी जा रहे हैं, हम सिर्फ एक ही चीज़ लेके जा रहे हैं, विकास का मुद्दा। और लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है कि पहली बार कोई क्षेत्र में विकास की बात कर रहा है। लेकिन लोगों की एक आकांक्षाएं भी हैं कि अगर हम आपको जिताते हैं तो आप वापस आएंगे, कि कोई कभी उनके पास लौट के वापस नहीं गया। तो हम लोगों को यही एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि आप अगर मुख्यमंत्री को जिताएंगे तो मुख्यमंत्री का पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है और हम सब आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे। तो लोगों में ये बहुत एक आशा बन चुकी है और ये अब चुनाव जो है ये जनता का चुनाव हो चुका है और वो हमको लड़ा रही है इस बार, और विकास के मुद्दे पे लड़ा रही है और किसी मुद्दे पे नहीं। सौरभ जी, ये शायद पहली बार है कि आपका परिवार इस तरह के रिमोट इलाके में आ रहा है, जो बहुत ही पिछड़ा इलाका है। अभी तक टिहरी के हिस्से में आप रहते थे, वो बेहतर इलाका है। आप लोग थोड़े दूसरे तरह के समाज का हिस्सा भी हैं, बहुगुणा परिवार। जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ की सड़कें देखते हैं, यहाँ की गरीबी देखते हैं, यहाँ की गुर्बत देखते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, कुछ एहसास होता है? जैसे मैं अपने पिताजी के हर इलेक्शन में 2-2.5 महीने के लिए लड़वाता हूँ, उनको इलेक्शन शिफ्ट करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर देहरादून में मैं देहरादून पूरा शहर देखता हूँ, तो यहाँ से एक्सपीरियंस बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पिछड़ापन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज़्यादा है। लोगों को सड़कें की प्रॉब्लम, अगर आप गाँव चले जाइए तो लोगों को BPL कार्ड की प्रॉब्लम है, APL कार्ड की प्रॉब्लम, मिट्टी का तेल नहीं पहुँच रहा, उनको जो खाना मिल रहा है वो ठीक नहीं है, सड़कें ख़राब हैं, लाइट की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी नदी तो आपको अगर सब पता होगा, कैलाश नदी की प्रॉब्लम है, बैकुंठ नदी की प्रॉब्लम, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं। तो एक अलग सा ही यहाँ पे एक्सपीरियंस है, क्योंकि शहर में ऐसे आपको देखने को नहीं मिलता। तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि पिछड़ापन बहुत है और उसको दूर करने के लिए मेरे पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी कोशिश करेंगे और जितना भी यहाँ पर विकास का काम होना है वो जल्द से शुरू होना चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिले। और सबसे ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए यहाँ पे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र वालों को, क्योंकि वो बारिश सर पर है और आपको पता है कि कितना वहाँ पे ज़मीन और फसलों का नुकसान हो जाता है। तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं उनकी हम कुछ मदद पहुँचा सकें। सौरभ जी के मुताबिक दरअसल अगर यहाँ विकास को रास्ता दिया जाए तो पानी का सवाल बड़ा सवाल होता है। पानी बहुत ज़्यादा कभी आता है तो बाढ़ की शक्ल में आता है, और पानी कम होता है तो वो कई तरह की समस्याएं लेकर के, कई तरह के सवाल लेकर के आता है। मैं आपको अब उस शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जो शख्स इसी रणनीतिकारों की जमात का बड़ा अहम चेहरा है, और उसका नाम है भूपेश उपाध्याय। भूपेश को आप जब भी देखेंगे, लोगों के बीच देखेंगे, व्यस्त देखेंगे, भागते दौड़ते देखेंगे। यह जो पूरी तैयारी है या यह चुनाव जीतने की जो पूरी रणनीति है, उस रणनीति के एक बड़ा अहम किरदार है भूपेश। कितनी भाग दौड़ है, कितनी मुश्किल है? देखिए, सितारगंज का जो माहौल है, जो क्षेत्र की जनता इसमें जो चाह रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में बिल्कुल पूर्णतः यहाँ का माहौल बना हुआ है। पूरा क्षेत्र, पूरा सितारगंज विधानसभा क्षेत्र विजय बहुगुणा जी के रंग में रंगा हुआ है। तो हम लोगों को स्वतः स्फूर्त यहाँ लोगों के अंदर एक ताजगी है। जनता चाहती है कि विजय बहुगुणा जी यहाँ अधिक से अधिक मतों से जीतें। तो हम लोग अपनी ओर से अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन जनता की ओर से हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कैसे तैयार होती है रणनीति कि आज क्या होगा, कौन आएगा, क्या बोलेगा, कौन करता है ये सब? बहुत सिंपल सा है। क्षेत्र के सभी हमारे यहाँ पे 6 सेक्टरों में पूरा क्षेत्र बटा हुआ है। 117 हमारे यहाँ बूथ हैं। तो बूथ स्तर से लेके सेक्टर स्तर पे, सेक्टर के स्तर के ऊपर प्रभारी बने हुए हैं। तो रोज के कार्यक्रम वगैरह हमारे लगते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पे होते हैं तो उनके हिसाब से कार्यक्रम लगते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे अपना पूरा समय दे रहे हैं, उनके हिसाब से कार्यक्रम लगते हैं। तो जनता ही अपने प्रोग्राम तय कर रही है और जनता की ही हिसाब से प्रोग्राम लग रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग उस हिसाब से प्रोग्राम में जा रहे हैं। आपके जिम्मे मोटे तौर पे कौन सा काम होता है? मेरे जिम में आमतौर पे कोई अलग से मुझे कोई स्पेशल कोई सेक्टर नहीं दिया गया है। मेरा काम स्टेपनी का है। तो मैं कभी 1 सेक्टर, तो कभी 4 सेक्टर, कभी 6 सेक्टर, मैं सभी जगह लगातार चल रहा हूँ। यानी जहाँ कहीं भी कोई टायर जवाब दे जाए वहाँ भूपेश हाजिर, यानी कि हर किसी किरदार में, हर भूमिका में भूपेश उपाध्याय फिट बैठते हैं। बहुत करीबी हैं विजय बहुगुणा के, और विजय बहुगुणा परिवार के भी भूपेश की इस चुनाव में अपनी एक अहम भूमिका है। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि इस होटल में VIPs का आना जाना लगातार लगा रहता है, और अभी यहाँ 2 खास मेहमान हैं। इंदिरा हृदयेश जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और प्रीतम सिंह जी भी हैं। उत्तराखंड सरकार में आप दोनों के पास अहम जिम्मेदारियां हैं। इंदिरा जी, ये सितारगंज को लेकर बड़ा सवाल रहा और कई तरह के विवाद भी चले।
क्या लगता है सितारगंज से आपका मुख्यमंत्री बाजी मार ले जाएगा? देखिए, सितारगंज इस समय वीआईपी क्षेत्र हो गया है। ये काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, खासकर बरसात में लोग डरे रहते थे। इतनी बाढ़ आ जाती थी कि जनसंपर्क भी कट जाता था। मुख्यमंत्री के आने से उनकी उम्मीदें बढ़ी, काफ़ी बड़ा पैसा, कोई 80 करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं पर यहाँ स्वीकृत हो चुका है। तो लोगों के मन में ये उम्मीद है कि यहाँ बाढ़ की समस्या से मुक्त होंगे, सड़कें बनेगी। प्रमुख रूप से यहाँ कृषक है, खेती का काम करने वाले, तो उनको है कि किसानों के हालात सुधरेंगी। भूमि सुधार यहाँ का प्रमुख मुद्दा रहा है, वो चाहे बंगाली हो, थारू हो या सिख हो। तो उस भूमि के संबंध में जिस ढंग के बयान मुख्यमंत्री के द्वारा हुए, आदेश जारी किए गए, तो लोगों को उम्मीद बंधी कि मुख्यमंत्री तो वो बने बनाए हैं, हमें केवल विधायक चुनना है। तो लोगों की उम्मीद भारी है। और जो वातावरण दिखाई दे रहा है चारों दिशाओं में, चुनाव एक तरफा है, मुझे मतलब एक तरफा पूरा वातावरण बना हुआ है। ये भी लड़ाई दी, जीत तो सुनिश्चित है। इस समय तो लड़ाई अगर बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन ना करे, 80-20 की तो साफ साफ है। 80% मुख्यमंत्री को वोट मिल रहा है, अपने आप स्वतः स्फूर्ति लोग वोट देंगे, युवा हो, महिला हो। 80% वोट जो है वो इंदिरा जी के मुताबिक विजय बहुगुणा को मिल रहा है, लेकिन इन्होंने एक आंकड़ा बताया कि 80 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है वो इस क्षेत्र के लिए घोषित हो चुके हैं, उनका ऐलान हो चुका है विकास के नाम पर। अगर मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते तो क्या 80 करोड़ की परियोजना यहाँ आती? अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो उस 80 करोड़ का मतलब क्या है? क्या उस 80 करोड़ के एवज में 80% वोट मांगा जा रहा है? एक बड़ा सवाल है। प्रीतम सिंह जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सितारगंज में जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक जीते थे किरण मंडल जी, उन्होंने त्याग पत्र दे करके और माननीय मुख्यमंत्री जहाँ से चुनाव लड़ रहे। जहाँ तक आपने कहा कि 80 करोड़ की योजनाएं स्वीकृति, उस एवज में क्या नाम हम 80% वोट मांग रहे हैं, ये कतई नहीं है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं और उन्होंने जो घोषणाएं यहाँ पर की थी वो चुनाव डिक्लेरेशन से पहले की घोषणाएं हैं। तो ये कतई भी हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी क्षेत्र विशेष के लिए परियोजनाओं को क्या नाम स्वीकृत करके पैसा आवंटित करके और उसके एवज में वोट मांगने की बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस का एक एजेंडा रहा है विकास का एजेंडा। हम जब कभी भी चुनाव में गए तो हमने सदैव से एक ही बात कही कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और इस चुनाव को भी विकास के मुद्दे पर लड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस के जितने भी यहाँ नेता आते हैं, जो कांग्रेस के ही नेता यहाँ आएंगे, जाहिर सी बात है, कांग्रेस का ही कार्यकर्ता यहाँ आएगा, जाहिर सी बात है, विजय बहुगुणा के परिवार के लोग ही यहाँ होंगे, जाहिर सी बात है, और सबको उम्मीद जीतने की होगी, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। क्योंकि अब चुनाव में अगर हम लड़ रहे हैं तो अगर मेरे भीतर जीतने की उम्मीद नहीं होगी तो फिर यह बात ही बेमानी हो जाती है। लेकिन जितने भी नेता आते हैं वो कांग्रेस के जिस भी धड़े के हों, वो हरीश रावत गुट का हो या फिर वो किसी दूसरे गुट का हो या फिर विजय बहुगुणा गुट का हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के भीतर एक आवाज़ आप ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ से लड़ाई बड़ी साफ हो चली है। वैसे नेता इस होटल में बहुत सारे आते हैं, बड़े मंत्री स्तर के और कई दूसरे स्तर के भी, लेकिन जो कद्दावर नेता हैं उनका यहाँ आना लाजमी है। लेकिन यहाँ से बाहर मैदान में जाना, प्रचार करना, वोट मांगना, शायद इसकी इजाज़त उन्हें नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो लगातार डेरा डाले रहता है और जिसकी देख रेख में यहाँ की सारी तैयारियाँ चलती हैं, और उसका नाम है यशपाल आर्य, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के। यह कमरा यशपाल आर्य का है और जब कभी भी आप आएंगे तो आप उनको इस कमरे में पाएंगे और उनके साथ बैठे हुए लोगों को पाएंगे। यहीं बैठ करके वो रोज़ रोज़ की रणनीति तैयार करते हैं और एक तरह से मैं कहूँ तो विजय बहुगुणा को विजयश्री दिलाने की जिम्मेदारी अगर किसी शख्स ने संभाल रखी है तो उसका नाम है यशपाल आर्य। कैसे दिन गुजरते हैं आपके और कब से डेरा है यहाँ?